आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है आज की क्लास में प्लेटो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लेटो जो है ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं और इनका जन्म जो है 488 ईसा से 347 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। यूनान के एथेंस जो राज्य था उसमें हुआ था। और इनके वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज है। क्या है? अरिस्टोक्लीज। जब प्लेटो का जन्म हुआ तो एथेंस जो है मतलब यूनान जो है वो दो भागों में बटा हुआ था। एक तो एथेंस और दूसरा जो है वो स्पार्टा था। मानसिक शिक्षा पे बल दिया जाता था, वहीं स्पार्टा में शारीरिक शिक्षा पे बल दिया जाता था। और इन दोनों में लगभग 26 वर्षों की युद्ध, पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ और उसके उपरांत यहाँ पे निरंकुश शासन जो है वो स्थापित हो गई। निरंकुश शासन वैसा शासन व्यवस्था होता है या वैसी शासन व्यवस्था होती है जहाँ पे कुछ लोगों के हाथों में जो है वो शासन होती है। तो एथेंस और स्पार्टा में जो है निरंकुश शासन जो है स्थापित हो गया। और इसी निरंकुश तंत्र का जो विरोध करने के लिए सुकरात जो है प्लेटो का गुरु जो था उसको विष का प्याला दिया गया और जिससे प्लेटो पर गणतंत्र समाप्ति और जैसे वहां पे गणतंत्र समाप्त करके किस तरह से प्रजातंत्र था उसको समाप्त कर निरंकुश तंत्र जो स्थापित हुआ और सुकरात को उस निरंकुश तंत्र प्याला दिया गया। इस दोनों का प्रभाव प्लेटो पे इतना ज्यादा पड़ा कि उसने जो है दार्शनिक राजा की बात की कि किसी भी राज्य में किस तरह की शासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसने देखा कि प्रजातंत्र था, फिर वहां निरंकुश तंत्र आया। निरंकुश तंत्र के का विरोध करने पे सुकरात को विष का प्याला दिया गया और विष का प्याला देने के बाद जो है प्लेटो ने इस दोनों से जो सीख ली तो उसने दार्शनिक राजा की बात की। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह के दार्शनिक राजा की वो बात करता है, किस तरह की शासन व्यवस्था की प्लेटो बात करते हैं। तो प्लेटो के जो माता पिता के बारे में यहाँ आप देख सकते हैं काफी किस तरह का उसका पर्सनालिटी था, हष्टपुष्ट, कंधा, चौड़ा कैसा था, मतलब ये सब चीजें देख सकते। फिर उसके बाद उसने एक बात कही थी कि राज्य जो है व्यक्ति का बृहत्तर जो है विराट रूप होता है। ये प्लेटो ने स्टेटमेंट दिया था, ये काफी एग्जाम में आ भी चुके हैं कि राज्य व्यक्ति का बृहत्तर रूप है। ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। तो ये हमने हिस्ट्री देखा, बैकग्राउंड देख लिया कि किस तरह से प्लेटो का जब जन्म हुआ तो किस तरह से जो है यूनान की कंडीशन थी और किस तरह से उस एथेंस स्पार्टा में लड़ाई की कंडीशन थी। उसके बाद 20 वर्ष की उम्र में सुकरात के संपर्क में आया। मतलब सुकरात की मृत्यु के समय जो है प्लेटो की उम्र जो है 8 साल, लगभग 8 साल वो सुकरात। बाद मैक्सी की बात करें तो 399 ईसा पूर्व प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। ये मैक्सी जो है थिंकर हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 300 जैसे ही सुकरात की मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा कि 399 ईसा पूर्व प्लेटो में जो है वो सुकरात पुनः जीवित हो गया है। फिर हम देखेंगे कि प्लेटो ने सिसिली और इटली का भ्रमण किया। मतलब प्लेटो की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि जब सुकरात की मृत्यु हो गई तो किस तरह उसने सिसिली और इटली का भ्रमण किया। तो इस तरह से इसके बारे में हम यहाँ देख रहे हैं कि मतलब उसकी मुलाकात किससे हुई, दियोन नामक व्यक्ति से हुई जिनको वो दार्शनिक राजा बनाना चाहता था प्लेटो, लेकिन वो इसमें असफल हो गया। डियोनिसिस के द्वारा प्लेटो को इजाइना के टापू में बेच दिया गया था। इस तरह से इसका मतलब ये इसने किस तरह अपनी जो जर्नी है वो प्रारंभ की दार्शनिक राजा की खोज में। प्लेटो ने शिष्यों द्वारा अनिकैरिस को पैसा दिया, उनका प्लेटो का शिष्य था अनिकैरिस, और लेकिन उसने नहीं लिया और इस पैसे से 387 ईसा पूर्व अकादमी की स्थापना हुई। जैसे प्लेटो ने शिष्य को पैसा दिया था तो उसने क्या किया कि वो पैसा तो नहीं लिया प्लेटो से, अपने गुरु से, और उसने 387 ईसा पूर्व इसमें क्या की, एक अकादमी की स्थापना कर दी। 40 वर्ष समय बिताए प्लेटो ने इस अकादमी में। जो उसका शिष्य अनिकैरिस था उसने एक अकादमी की स्थापना की जिसमें 40 वर्ष लगभग किसने बिताए थे, प्लेटो ने। सिराक्यूज में 3 बार कोशिश की गई आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, लेकिन प्लेटो असफल रहा और वृद्धावस्था में उसने क्या की, एक लॉज नामक पुस्तक लिखी थी। मतलब मृत्यु के 1 वर्ष बाद इसकी ये बुक प्रकाशित हुई, लेकिन इसने अपनी वृद्धावस्था में लॉज, जो काफी फेमस बुक है, तो इसने लॉज नामक बुक अपनी लास्ट स्टेज में लिखी। और मृत्यु उपरांत शिक्षा अकादमी की जो स्थापना की उसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी वो 2 तरह की शिक्षा पे ज्यादा बल थी। एक तो अनुसंधान रिसर्च और दूसरा था शिक्षालय। जो पश्चिमिया के प्रथम विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त हुआ किसे, अकादमी को। इतना इंपॉर्टेंट अकादमी था कि पश्चिमी दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त हुआ और इस अकादमी गणित और ज्यामिति पर जो है खासकर बल दिया जाता था। प्रवेश
अगर इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते अकादमी में जो प्लेटो की थी, उसमें गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। उसके प्रवेश द्वार पे ऐसा लिखा हुआ था। अकादमी में जो विषय था वो था ये जो मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये सब उसकी अकादमी की खासियत थी। अगर हम बात करें रचनाएं और उसकी अध्ययन पद्धति की कि कैसी उसकी जो अध्ययन पद्धति थी प्लेटो की वो कैसी थी, तो द्वंदात्मक थी, विश्लेषणात्मक थी, वो डिडक्टिव थी। किसकी? प्लेटो की अध्ययन पद्धति जो है वो डिडक्टिव है। कि प्लेटो जो बुक लिखा है लगभग 28 है, जिसको 4 भाग में हम जो है डिवाइड करते हैं। जैसे सुकरात के विषय और विचारों को उसने व्यक्त किया, जैसे उसकी बुक है अपोलॉजी, क्रीटो, यूथ्रीफो, ये सब प्लेटो की बुक है। तो इन सारे 3-4 बुक में उसने सुकरात के विषय और उसके विचार को व्यक्त किया है। प्लेटो के स्वयं के विचार से संबंधित बुक की बात करें तो प्रोटोगोरस, सिंपोजियम, रिपब्लिक, कॉलन कंसर्निंग जस्टिस, जो न्याय से संबंधित बुक है, ये काफी कम मतलब इम्पोर्टेंट बुक है। रिपब्लिक इसकी जो बुक है, लॉज भी लास्ट टाइम में जो इसने लिखा था वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। संवाद जो है, सोफिस्ट, स्टेटमेंट्स, ये संविधानों के वर्गीकरण से रिलेटेड इसकी बुक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आंशिक रूप में संवाद शैली जो है वो लॉज में इसने लिखा है कि आंशिक रूप में जो संवाद शैली है, तो ये मृत्यु के 1 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ। और लॉज भी है जो बुक इसकी वो 12 भागों में विभाजित हुई। रिपब्लिक की बात करें तो ये भी 10 भाग में विभाजित है इसकी। तो इस तरह से ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लॉज तो इसके 12 भाग में विभाजित है। रिपब्लिक 380 ईसा पूर्व प्रकाशित हुई, जो भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये भी 10 भाग में विभाजित हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ इसकी डिटेल दी हुई है। उद्देश्य की बात करें तो सोफिस्ट विचारकों के आत्मतृप्ति के सिद्धांत को सिद्ध करना एकमात्र उद्देश्य था। प्रशिक्षण द्वारा न्याय की स्थापना करना। एथेंस के इसके जो रिपब्लिक बुक थी उसका उद्देश्य ये था कि एथेंस के प्रजातंत्र में लॉटरी सिस्टम था, जिसकी आलोचना में रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई। जो योग्य है उसी द्वारा शासन होना चाहिए। लॉटरी सिस्टम से जो है किसी की भी प्रजातंत्र में जो लॉटरी सिस्टम थी उसका इसने विरोध करते हुए एक रिपब्लिक बुक लिखी, और इसमें इसने बात की कि किस तरह का शासन व्यवस्था होना चाहिए। और कुशासन के अंत के लिए उसने रिपब्लिक बुक लिखी। प्लेटो पर प्रभाव की बात करें तो यूनान व सुकरात का प्रभाव पड़ा था। यूनान एथेंस की सामाजिक परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित थी। वहां की सामाजिक परिस्थिति बिल्कुल सही नहीं थी, महिलाओं की स्थिति जो थी वो काफी दयनीय थी। तो इसलिए उसने साम्यवाद दिया प्लेटो ने। एथेंस की कमजोर आर्थिक स्थिति से प्रभावित होकर उसने क्या की, एथेंस की जो कमजोर इकोनॉमिकल कंडीशन थी उसके लिए उसने आदर्श राज्य में श्रम विभाजन, कार्य विशिष्टीकरण पर बल दिया कि श्रम का विभाजन कर दो और जो कार्य विशिष्टीकरण है, जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम में सौंपा जाए। तो इस तरह से उसने जो है कि आदर्श राज्य के लिए कि एक आइडियल स्टेट किस तरह से होगा, किस तरह की उसमें कार्य होंगे और वो कार्य किसको दिया जाएगा, जो उसमें स्पेशलिस्ट होगा। तो ये जो है ये प्लेटो का विचार था। उसके बाद पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के लिए शिक्षा में सैनिक शिक्षा पर उसने बल दिया। तो उसने क्या है कि सैनिक शिक्षा पे बल दिया। जैसे यूनान जो था वो प्लेटो के जन्म के समय स्पार्टा और एथेंस में विभक्त था। तो दोनों में जो लगभग 26 वर्षों तक पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ उसमें जो है उसके हार के लिए मानसिक शिक्षा पे बल दिया जाता था एथेंस में। तो एथेंस की हार के लिए उसने सैनिक शिक्षा पे बल दिया। एथेंस में लोकतंत्र की कटु आलोचना की। प्लेटो ने एथेंस में जो लोकतंत्र थी, प्रजातंत्र थी, उसकी उसने बहुत आलोचना की और कहा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार और पक्षपात था, इसलिए उसने इसकी बुराई की। प्रभाव जो है वो प्लेटो पे काफी पड़ा था। तो इसलिए बर्नेट एक थिंकर है, उन्होंने कहा है कि प्लेटो का अपना खुद का कोई निजी सिद्धांत नहीं था और ना ही विचार था। उसका जो भी विचार और सिद्धांत था वो सब प्लेटो का था। और प्लेटो ये कहता है कि मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं यूनानी युग में पैदा हुआ, जंगली नहीं। मैं स्वतंत्र पैदा हुआ, दास नहीं। मैं आदमी पैदा हुआ, औरत नहीं। और इन सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो लाइन है प्लेटो का। और सद्गुण ही ज्ञान है, प्लेटो का मानना था कि सद्गुण ही ज्ञान है, जिसे प्लेटो द्वारा अपनाया गया। संसार का समस्त ज्ञान वह कल्पनाओं से नहीं बल्कि वस्तु परक सत्य के रूप में होता है। वो कहता है कि वस्तु परक जो रूप में हमें दिखाई देती है वही जो है सत्य है। काल्पनिक जो दुनिया है उसको वो समस्त ज्ञान नहीं मानता है कि जो हम इमेजिनरी और जो कल्पनाओं में या इमेजिनरी जो दुनिया में जीते हैं उसकी बात को वो समस्त ज्ञान नहीं मानता है। इसी को ही सद्गुण ज्ञान मानता है प्लेटो। शासन के बारे में कहता है कि शासन एक कला है, इसको भी प्लेटो ने सुकरात से लिया था। ये सब चीजें उसने जो है सुकरात से ग्रहण की थी कि सद्गुण ही ज्ञान है, शासन एक कला है, इसको प्लेटो ने सुकरात से लिया था। अच्छाई का अर्थ विवेक है, सुकरात से लिया था उसने। लोकतंत्र अज्ञानियों का शासन है, ये भी उसने सुकरात से लिया था। तो ये सब चीजें हैं जो उसने सुकरात से ग्रहण की थी। लोकतंत्र अज्ञानियों का शासन होता है। अच्छाई का अर्थ विवेक है, मतलब अच्छाई का मतलब है जिसमें बुद्धि विवेक है वही अच्छा है। शासन एक कला है, तो ये सब चीजें उसने सुकरात से ली है। सभी राजनीतिज्ञों में शासन करने की क्षमता नहीं होती, ये भी उसने सुकरात से लिया है। पूर्ण रूप से शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति ही शासन के योग्य है, कि जो पूरी तरह से शिक्षित है और ज्ञानी है वही व्यक्ति शासन कर सकता है। बारकर महोदय जो है वो कहते हैं कि यद्यपि प्लेटो ने अपने सिद्धांतों का बीज सुकरात से ग्रहण किया है, लेकिन पूर्ण रूप से ये सुकरात के फॉलोअर नहीं थे। वो पूरी तरह से सुकरात को फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि जो प्लेटो का जो विचार था वो कहता है कि 3 वर्ग में उसने समाज को बांटा है। एक तो इसमें 3 वर्गों में उसने अपनी बात विचार दी है, जिसमें साम्यवाद, शिक्षा, वो इसके स्वतंत्र विचार थे। ये इसने सुकरात से नहीं लिया था। तो इसलिए बारकर कहते हैं कि पूरी तरह से वो सुकरात को ही फॉलो नहीं कर रहा है, उसका अपने भी विचार है। प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक थी, बारकर का मानना है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है उस सुकरात की मान्यताओं से आरंभ तो होती है, लेकिन उसकी समाप्ति प्लेटो के निष्कर्ष से होती है। उसने जो रिपब्लिक बुक लिखी है, बारकर का मानना है कि उसने जो रिपब्लिक बुक है उसने आरंभ तो प्लेटो मतलब सुकरात के ही विचार से की है प्लेटो ने रिपब्लिक बुक लिखने में, लेकिन उसका अंत जो है वो अपने निष्कर्ष पे करता है। प्लेटो के दार्शनिक विचार की बात करें तो प्लेटो आलोचना करके कहता है कि ज्ञान का रास्ता जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, और इसीलिए उसने गुफा का सिद्धांत दिया, जिसे ग्लाउकन का सिद्धांत कहते हैं। गुफा का सिद्धांत से तात्पर्य है ज्ञान का रास्ता सीधा साधा होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं। विभाजन रेखा का सिद्धांत उसने दिया प्लेटो ने। किसी विषय वस्तु का पता न तो आत्मा और न ही पूर्ण रूप से दृष्टि से लगा सकते हैं। यदि हमें सत्य का ज्ञान होता है तो वह इन दोनों में पाया जाता है। प्लेटो ने 3 सेव का भी सिद्धांत दिया, पहला कच्चा, दूसरा पका और तीसरा सड़ा। एक तो कहता है कि वो कच्चा है, दूसरा तो है पक जाता है दूसरे स्टेज में, और तीसरे में मतलब सड़ जाता है वो। तो इसको पहले जो कच्चा है 3 सेव के सिद्धांत में प्लेटो का है, तो इसको सुरक्षित रखना जिससे पूर्ण रूप से विकसित हो। जो कच्चा है, दूसरा पका, इनको खा लेना चाहिए नहीं तो खराब हो जाएगा, और तीसरा सड़ा इसे फेंक देना चाहिए। इस तरह से उसने 3 सेव के सिद्धांत से जो है समाज के विकास के बारे में बात की है प्लेटो ने। जो है वो रिपब्लिक केंद्रीय विषय था उसका, जो इसका बुक था रिपब्लिक कॉलन कंसर्न जस्टिस, वो इसके न्याय हेतु ही इसने ये काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी। तो आदर्श राज्य एक भवन है, निर्माण के लिए न्याय सिद्धांत को आधारशिला बताता है, और शिक्षा योजना साम्यवाद को आधार स्तंभ बताता है प्लेटो। दार्शनिक राजा को वो कहता है कि समस्त गुणों से युक्त विवेकशील प्राणी ही दार्शनिक राजा बनने योग्य है, और वही दार्शनिक राजा बन सकता है। यह जो नगर है वह शब्दों से निर्मित है और वास्तविक रूप से यह पृथ्वी पर नहीं है। राज्य और व्यक्ति दोनों का संबंध मतलब पर्यायवाची बताता है, क्योंकि राज्य जो है व्यक्ति का बृहत्तर रूप है। कहता है कि राज्य जो है वो व्यक्ति का ही बृहत्तर रूप है। राज्य का निर्माण पर्वतों या चट्टानों से नहीं होता, बल्कि वह राज्य में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा होता है। इसलिए राज्य जो है व्यक्ति का बृहत्तर रूप है। व्यक्ति और राज्य के न तो उद्देश्य में विभेद है, न ही हितों में विरोधाभास पाया जाता है। अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए दोनों का उद्देश्य अच्छे राजनीति होगी और अच्छे
राज्य का निर्माण होगा, इसकी बात करता है। आदर्श राज्य की उत्पत्ति के उसने 3 चरण बताए हैं कि किस तरह से आदर्श राज्य की जो है स्थापना की जा सकती है। 3 चरण में उसने पहला जो बताया है वो बताया उत्पादक वर्ग, दूसरा बताया सैनिक वर्ग और तीसरा बताया दार्शनिक वर्ग। उत्पादक वर्ग में उसने बताया है कि मानव की आर्थिक अवस्थाओं की पूर्ति ही राज्य का निर्माण है। जैसे वो बोलता है कि उत्पादक वर्ग जो है उसमें क्षुधा होगी, श्रम विभाजन होगा, कार्य विशिष्ट के बीज रुक गया था, तो इसलिए कहता है कि सामान्य प्रयास के अभाव में उचित रूप से पूरी नहीं हो सकती भोजन प्लस आश्रय। तो इस तरह से वो कहता है कि उत्पादक वर्ग के बारे में। सैनिक वर्ग की बात करें तो इसमें जो कहता है कि इसमें वो गुण होगा, उत्पादक वर्ग जो उत्पादन करेगा, और सैनिक वर्ग जो साहस और उत्साह होगा, जिसमें सांस्कृतिक, संगीत, साहित्य इच्छाओं से तृष्ट करना, सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं से ही नहीं बाहरी और आंतरिक मामलों में भी वो सुरक्षा करेगा। तीसरा वर्ग जो था वो है दार्शनिक वर्ग। तो दार्शनिक वर्ग वो होगा जिसमें विवेक होगा, उत्साह होगा, वो विवेकशील होगा, जिसमें विवेक की मात्रा अधिक होगी। 3 वर्गों के निर्माण से आदर्श राज्य की स्थापना इस तरह से प्लेटो ने की है। और इसका आधारशिला जो है न्याय सिद्धांत है, और आधार स्तंभ शिक्षा और योजना और साम्यवाद होते हैं। इसने माना है कि इसकी आधारशिला जो है न्याय सिद्धांत है और आधार स्तंभ जो है शिक्षा, योजना और साम्यवाद है आदर्श राज्य की। आदर्श राज्य का भी कुछ लोगों ने आलोचना किया है, जिसमें डनिंग, कार्ल पॉपर, रसेल द्वारा जो है आदर्श राज्य की आलोचना की गई है कि आदर्श राज्य की मतलब ये अवधारणा व्यवहारिक नहीं है, ये बिल्कुल अव्यवहारिक अवधारणा है, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। डनिंग का मानना है ऐसा। कार्ल पॉपर कहते हैं कि आदर्श राज्य के अंतर्गत व्यक्ति साधन मात्र नहीं है, वो साधन है ही नहीं, साध्य है। इसलिए कार्ल पॉपर मानते हैं कि ये जो है आदर्श राज्य प्लेटो का वो सही नहीं है। रसेल कहते हैं कि आदर्श राज्य के अंतर्गत सोमांसवाद की संज्ञा दी गई है, ये रसेल का विचार है। कुछ विचारकों का ये मानना है कि यह एक कल्पना दिखावा है, यह प्रैक्टिकल नहीं है, जैसा कि डनिंग महोदय मानते हैं। मतलब कहते हैं ना सर्वाधिकारवादी है, स्वतंत्रता का ये विरोध करता है। उत्पादक वर्ग की निंदा अपेक्षा की गई है कि हाँ उत्पादक वर्ग को बिल्कुल निम्न स्तर पर रखा गया है। शासक वर्ग को निरंकुश तंत्र की संज्ञा दी गई है कि जो शासन करेंगे उनकी जो है उनको आजादी काफी होगी। तो बारकर कहते हैं कि प्रबुद्ध निरंकुश तंत्र की संज्ञा दी है प्लेटो की शासन व्यवस्था को। कार्यात्मक विशेषीकरण पूर्ण रूप से उचित नहीं है, इसके माध्यम से समाज वर्गों में विभाजित हो जाता है। अरस्तु आदर्श राज्य में साम्यवाद पूर्ण मानवीय व्यवस्था के खिलाफ है। यह अरस्तु का स्टेटमेंट है। वो कहता है कि आदर्श राज्य जो प्लेटो का है उसमें साम्यवाद पूर्ण मानवीय व्यवस्था के खिलाफ है।